बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कुछ खबरें हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ डील करना चाहते हैं और वो न्यूक्लियर डील है। ये डोनाल्ड ट्रंप की पुरानी ख्वाहिश है। जब पिछली मरतबा डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आया था, तब भी डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करना चाहता था और अब फिर डोनाल्ड ट्रंप वही चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने ख़ामेनी को एक ख़त लिखा है और सुप्रीम लीडर जो ईरान के हैं कि ईरान से जंग नहीं, मुज़ाकरात करूंगा, वो अजीम लोग हैं। ये बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने और उन्होंने तस्दीक की कि उन्होंने ईरान के जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी उनको जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए ख़त भेजा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी अब जो डेवलपमेंट होगी या जो खबर आएगी वो आपको ईरान के हवाले से आएगी और बहुत जल्द हम ईरान के साथ किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ये भी क्लेम किया था कि अगर पिछले इलेक्शन में उन्हें धांधली के साथ ना हराया जाता, जो 2020 में इंतखाबात हुए थे अमेरिका में, अगर वहाँ धांधली ना होती तो 2021 में वो ईरान के साथ किसी डील के नतीजे पर पहुंच जाते और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए वो एक रोल प्ले करते। मैंने 2020 की 2021 की खबरें निकाल कर देखी तो वाकई अमेरिका और ईरान के बीच में हिलजुल चल रही थी। वहाँ पे ईरान कुछ चीज़ों पे एक कदम आगे आता था, कई कुछ चीज़ों पे ये लोग पीछे चले जाते थे, लेकिन बैकडोर चैनल राब्ते इनके खुले हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप का जो दावा है वो बिल्कुल हवा में नहीं है। ऐसा मुमकिन है कि वो किसी डील पर पहुंच जाते, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि वो ईरान के साथ डील करेंगे। बहरहाल ट्रंप का खत मौसूल नहीं हुआ, ये ईरान का जवाब आ गया, जबकि ट्रंप ने कहा जी कि मैंने खत लिख दिया है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी को जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की पेशकश के लिए एक ख़त भेजा है। ताहम ईरानी हुकाम का कहना है कि उन्हें ताहाल ये ख़त मौसूल नहीं हुआ और मौजूदा सूरत हाल में अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। ये जनाब ईरान का इब्तदाई जवाब है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश है कि वो ईरान को एक न्यूक्लियर डील के ऊपर आमादा कर ले और कोई ऐसी डील हो जाए जिसके बाद ईरान के पास एटमी हथियार ना हो, क्योंकि अगर ईरान के पास एटमी हथियार होंगे तो ये इस खित्ते में अमरीकी मफादात को इसके ऊपर ठेस पहुंचती रहेगी और ख़ुसूसन जो अमेरिका का एक फेवरेट चाइल्ड है इसराइल, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी और इस खित्ते में। लिहाजा वो नहीं चाहेंगे कि कभी भी ईरान के पास जौहरी हथियार मौजूद हों और वो एक डील चाह रहे हैं बड़े लंबे अरसे से। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ये कर पाएगा, ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन सेम टाइम में डोनाल्ड ट्रंप ने एक झटका मोदी को भी लगा दिया है और एक झटका जो है वो रूसी सदर को भी लगा दिया है, प्यूटन को भी। यानी प्यूटन को भी एक तरह की धमकी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने और यहाँ पे रूस को तंबीह की है, बल्कि धमकी दी है एक तरह से। और उन्होंने कहा जल्द अज जल्द आपको जो भी करना है वो करें, क्योंकि हालात जो हैं वो हाथ से निकल सकते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से झगड़े और इमदाद बंद करने के बाद रूस को भी बड़े पैमाने पर पाबंदियों की धमकी लगा दी है और धमकी लगाते हुए उन्होंने कहा कि दोनों अफ्रीकैन अमन मुआहदे के लिए मुज़ाकरात करें। यानी डोनाल्ड ट्रंप का ये तरीकाकार है, आप इस शख्स के ऊपर बिल्कुल एतबार नहीं कर सकते। ये किसी वक्त ये वाला दिखा के ये वाला भी मार देता है। कोई आप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसने जो कमिटमेंट्स की हैं अपना इलेक्शन लड़ने से पहले, वो कमिटमेंट्स इसने अभी तक पूरी की हैं। यानी इसने कहा था कि मैं यूक्रेन की इमदाद बंद करूंगा, तो वो उसने बंद कर दी। उसने कहा था कि अमेरिका जो है वो अमन लेकर आएगा और वहाँ पे जंगबंदी करवाएगा, तो उसके लिए वो कोशिश कर रहा है। उसने कहा था कि गजा में जंगबंदी करवाऊंगा, वो गजा में भी जंगबंदी डोनाल्ड ट्रंप ने करवाई है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें की अभी तक उनके ऊपर अमल दरामद तो कर रहा है, लेकिन इस आदमी का पता कोई नहीं है। मोदी को भी एक झटका लग गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। यानी ये कहा जा रहा था कि जो नरेंद्र मोदी का दौरा है वो बड़ा कामयाब है और मोदी की डिप्लोमेसी बहुत काम कर गई है, लेकिन अब ये देखें आपके अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत दीगर ममालिक की जानिब से आयद करदा जो आला महसूलात को तनकीद का निशाना बनाते हुए ना सिर्फ उन्हें इंतहाई गैर मुनसिफाना करार दिया, बल्कि इन ममालिक पर 2 अप्रैल से बाहमी महसूलात का ऐलान भी कर दिया है कि जनाब तुसी लाओगे टैक्स तो फिर असी भी लावांगे, आप टैरिफ लगाएंगे तो हम भी टैरिफ लगाएंगे, और जो अमरीकी अशिया पर महसूलात आयद करते हैं उनके ऊपर भी फिर महसूलात आयद किए जाएंगे। अगर कोई अमेरिका को फ़ायदा नहीं दे रहा कोई मुल्क, तो फिर अमेरिका भी उस मुल्क को फ़ायदा नहीं देगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से अपने पहले सदारती खिताब के दौरान किया था और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर आप अपनी मसनूआत अमेरिका में नहीं बनाते ताहम ट्रंप इंतज़ामिया के तहत आपको टैरिफ अदा करना पड़ेगा और बाज़ सूरतों में इससे कहीं ज़्यादा भी अदा करना पड़ेगा। ये शिकवा उन्होंने कहा। अमरीकी सदर ने कहा कि भारत हमसे 100% से ज़ायद ऑटो टैरिफ वसूल करता है, जो कि इंतहाई गैर मुनसिफाना है। भारत 100% से ज़ायद ऑटो टैरिफ लेता है, तो ये गैर मुनसिफाना है। अब वो उसके मुकाबले में कह रहे हैं जी कि भारत के ऊपर फिर हम भी लगा देंगे इसी तरह से टैरिफ या महसूलात, अगर भारत इस पॉलिसी के ऊपर नज़रसानी नहीं करता तो। लिहाजा ट्रंप के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, वो किसी वक्त कुछ भी कर सकता है। नाज़रीन, जो पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी के इंडेक्स में ऊपर आया है, उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
अपना एक ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर शेयर किया है। तहरीक इंसाफ ये कहती है कि मुल्क पर मुसल्लत अस्करी टोले और उसे लाने वालों का विजन पिछले 3 साल में पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी इंडेक्स में 9वें नंबर से गिरकर दूसरे नंबर पर आ गया है। तहरीक इंसाफ के दौर में पाकिस्तान 4 दर्जे बेहतरी के साथ 9वें नंबर पर चला गया था। यानी पहले जो है वो 5वें नंबर पर था, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर आया तो वो 9वें नंबर पर चला गया। लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने दहशतगर्दी को काबू करने की बजाय सारा जोर तहरीक इंसाफ को काबू करने पर लगा दिया। इसीलिए तो अवाम तनकीद करती है कि अपनी ड्यूटी पर तवज्जो दें और सियासत में मुदाखलत बंद करें। पाकिस्तान को अमन दो का हैशटैग भी इन्होंने चलाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो उनका यह क्लेम है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में 5वें नंबर पर था जब इमरान खान साहब को इक़्तिदार मिला, फिर उनके दौर में 4 दर्जे बेहतरी हुई और पाकिस्तान 9वें नंबर पर दहशतगर्दी के हवाले से खतरनाक मुल्कों में चला गया। और अब गुज़िश्ता 3 सालों में पाकिस्तान चला गया है दहशतगर्दी के हवाले से दुनिया में दूसरे नंबर पे। और जो पहले नंबर का मुल्क है उसका तो हमें नाम भी नहीं पता, एक अफ्रीकी मुल्क है कोई। लेकिन पाकिस्तान से इस वक्त अफगानिस्तान की, लीबिया की, शाम की, इराक की, ईरान की सबकी सूरत हाल बेहतर है पाकिस्तान की निस्बत। तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। नादरीन, आज ख़वातीन का आलमी दिन है, 8 मार्च है। और आज के दिन जो है वो ख़वातीन, मोमबत्ती माफिया भी निकलेगा, ख़वातीन जो है वो अपने प्रोग्राम्स भी करेंगी, हुकूमतें भी अपने जारी करेंगी बयानात, मरियम नवाज़ का बयान भी आएगा, आप सारा कुछ देखेंगे। लेकिन कुछ हक़ाइक़ हैं। आज का दिन जो है वो सलाम पेश करना चाहिए उन ख़वातीन को जो जमहूरियत के लिए और अपने हकूक़ के लिए खड़ी रहीं। इनमें महारंग बलोच साहिबा जो है, उनके साथ बलूचिस्तान की हज़ारों बेटियाँ इंसाफ के लिए आज भी दरबदर हैं। यास्मीन राशिद साहिबा की नशिस्त के ऊपर कब्जा किया हुआ है 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले ने, और डकैती मारी है उनकी सीट के ऊपर, और उन्हें सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए इस वक्त तक जेल में रखा हुआ है। तो उनको सलाम पेश करना चाहिए। हज़ारों उन ख़वातीन को जिनकी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, कई ऐसे अरकान असम्बली और दीगर ख़वातीन और उनकी फैमिली की ख़वातीन जिन्हें अगवा किया गया, हरासा किया गया, टॉर्चर किया गया, ख़वातीन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, उन्हें सड़कों पर घसीटा गया, उन्हें जबर का निशाना बनाया गया। कौमी असम्बली में आज भी ख़वातीन की 19 नशस्तें, सेनेट में ख़वातीन की 2 नशस्तें, पंजाब असम्बली में ख़वातीन की 24 नशस्तें और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ख़वातीन की 17 नशस्तें खाली हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक हुक्म मौजूद है, लेकिन उस हुक्म को भी रौंद दिया गया सिर्फ एक सियासी जमात को नीचा दिखाने के लिए, एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर। और ये ख़वातीन जो हैं वो खराज तहसीन की मुस्तहिक हैं, जिन्होंने जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाई, जिन्होंने मारे खाई, जिन्होंने तकालीफ बर्दाश्त की, और वो लगातार तकालीफ बर्दाश्त कर रही हैं। इमरान खान साहब की अहलिया जो हैं वो एक अपने शौहर से वफा की कीमत चुका रही हैं। वो कोई सियासी खातून नहीं है, लेकिन वो भी खराज तहसीन की मुस्तहिक हैं कि उन्होंने हाउस अरेस्ट को छोड़कर जेल में जाकर बंद होना पसंद किया और अदालत से रुजू करके खुद जेल पहुंची। इसी तरह इमरान खान की बहनें जो लगातार एक एफर्ट कर रही हैं, जो हमेशा से जोर लगाती रही हैं और अभी भी जोर लगा रही हैं अपने भाई के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, वो भी खराज तहसीन के लायक हैं। तो ये ख़वातीन का एक रोल है पाकिस्तान की सियासत में। और दूसरी तरफ एक खातून ऐसी हैं जिन्होंने ख़वातीन का मजाक बनाया, जिन्होंने खातून होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और जिन्होंने जुल्म, बर्बरियत और फस्तायत का बाजार गर्म किया, जैसा कि बांग्लादेश में हसीना वाजिद ने किया था। बहरहाल ये अपनी अपनी किस्मत है और अपना अपना रिकॉर्ड है, और तारीख में किसको क्या लिखा जाएगा ये फैसला हो रहा है। एक और नादरीन खबर है, और खबर ये है कि इन्होंने इतने सारे वजीर बना दिए हैं कि इनके पास महकमे ही ख़त्म हो गए हैं। यानी मैं आपको इस खबर की तफसीलात दूंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। महकमे कम पड़ गए हैं और वजीर ज़्यादा हो गए हैं। यानी शहबाज शरीफ सरकार ने एक एक महकमे में 2-2, 3-3 वजीर जो है वो लगा दिए हैं। वजारत दाखिला में 3 वजीर लगा दिए हैं, वजारत कानून और इंसाफ में, वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में, वजारत रेलवे में, वफाकी वजीर तालीम में, वजारत तालीम के अंदर, वजारत पब्लिक अफेयर्स के अंदर, और इसके अलावा हेल्थ सर्विसेज के अंदर 2-2 वजीर लगा दिए हैं। यानी एक एक वजारत के अंदर 2-2 बंदे बिठा दिए हैं, 3-3 बंदे बिठा दिए हैं। वजह क्या है कि महकमे कम पड़ गए हैं, वजीर इनके पास ज़्यादा है। तो जब जूतों में दाल बट रही हो ना, या जब ऐसे अन्नी पड़ी हुई हो, वो कहते ना अन्ना वंडे रेड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने आनू, तो ये वही चक्कर है। शरीफ खानदान को लगता है कि शायद आखिरी दफ़ा इक़्तिदार मिला है, या उन्हें इस बात का यकीन है कि आइंदा उन्हें इक़्तिदार नहीं मिलना, या अवाम ने उन्हें मुंह नहीं लगाना, तो वो अपने बंदे पक्के कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को वजारतों में घुसा रहे हैं ताकि कल कलाम को ये बंदे उन्हें छोड़ कर ना जाएं। जो वजीर बन जाता है वो थोड़ा दीद लिहाज भी बात करता है, लेकिन जब हालात बदलते हैं ना तो लोग आंखें भी बदल जाते हैं। और शरीफ खानदान में ये मादी में भी देखा है, और आइंदा भी इनको बहुत जल्द देखना पड़ेगा। इनका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। उसकी वजह यह है कि इन्होंने अपना बयानिया ही बेच दिया है, और जूते पॉलिश की रफ्तार इन्होंने इतनी तेज़ की है
कि जितना इन्होंने जूता पॉलिश किया उतने ही अपने सियासी नकूश इन्होंने मिटा दिए हैं। नाज़रीन, जो डॉक्टर के साथ बदतमीजी वाला वाकया पेश आया, मरियम नवाज साहिबा ने किया, खुद तो डॉक्टर नहीं बन सकी, नालायक तालिब इल्म थी, उनके वालिद वज़ीर आज़म थे, उन्होंने पूरी कोशिश की कि उनकी बेटी डॉक्टर बन जाए, लेकिन बेटी नालायक थी, वो डॉक्टर नहीं बन सकी, वालिद की सारी सहूलतकारी भी किसी काम ना आई। तो अब जो है वो गुस्सा उतार रही हैं दूसरे डॉक्टर्स के ऊपर। फैसल वाडा साहब ने ये बताया कि एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या था अस्पताल में, और फैसल वाडा साहब को जो इन्फॉर्मेशन आती है वो उनके कबीले से आती है, यानी एस्टेब्लिशमेंट से आती है। तो मरियम नवाज ने किया ये था कि कोई पूछने वाला नहीं है, क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना, आप एमएस हैं, आपको किसने रखा है यहाँ पे, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, यानी इस बंदे को फारिग कर दो, निकाल दो नौकरी से, आप शुक्र करें मैं आपको गिरफ्तार नहीं करवा रही। वहाँ बड़ी बदमाशी की मरियम नवाज साहिबा ने, जिस तरह के अल्फाज उन्होंने बोले, डॉक्टर्स उसको बदमाशी करार दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर्स काफ़ी गुस्से में हैं। वो ये कह रहे हैं हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड के अंदर, हमें जितना बजट मिलेगा उसके अंदर हम काम कर सकते हैं, अपनी जेब से तो हम अस्पतालों को नहीं चला सकते, लिहाजा हमें पैसा दिया नहीं जाता, बजट दिया नहीं जाता, सहूलियात दी नहीं जाती, और हमारे ऊपर आके एक नालायक वज़ीर आला जो खुद वज़ीर आला भी नहीं है, जाली फार्म 47 के ऊपर वो जीती हुई है। तो डॉक्टर के सेंटीमेंट्स ये है मरियम नवाज को लेकर और उनके इस एक्शन को लेकर। उन्होंने हीरो बनने की कोशिश की कि जनाब जैसे मेरा चचा करता था, छापा पड़ गया, छापा मार दिया, इसको हटा दो, लोगों को डरा दो, ब्यूरोक्रेसी को खौफजदा कर दो, तो वो करने की कोशिश की है। अब फैसल वाडा ने बताया कि जी मरियम नवाज ने मेयो अस्पताल के जिस एमएस को निकाला वो 3 हफ्ते पहले इस्तीफा दे चुका था, मगर उसका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। अस्पताल में दवाइयां नहीं थी क्योंकि एक कंट्रैक्टर को पैसे नहीं दिए गए थे। एमएस क्या अपने बाप के घर से लाकर दवाइयां पूरी करेगा? मरियम नवाज को पता ही नहीं कि अस्पताल में दवाइयां नहीं है, लेकिन ऑप्टिक्स के लिए एमएस को निकाल दिया। अच्छा, इसमें अस्पताल के जिम्मे बहुत बड़ी लाइबिलिटी भी है, यानी अस्पताल ने कॉन्ट्रैक्टर्स के पैसे देने हैं और हुकूमत वो पैसा जारी नहीं कर रही। बड़ी मुश्किल से थोड़े से पैसे हुकूमत ने आप जारी किए हैं जब हुकूमत के ऊपर तनकीद हुई है, लेकिन हुकूमत पैसा दे नहीं रही। एक और खबर है नाज़रीन, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2 नंबरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सारी ज़िंदगी सिंध के पानी के ऊपर और दरियाओं के ऊपर जो है वो सियासत की है, और हमेशा मुखालफत की है कि पंजाब के अंदर कोई नई नहर ना निकाली जाए, पंजाब के अंदर कोई डैम्स ना बनाए जाएँ, हत्ता कि वाटर रिजर्व भी ना बनाए जाएँ। इससे जो है वो सिंध के हारियों का पानी बंद हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि ये सारे इक़्तिदार में है और जरदारी साहब को ये लगता है कि उनके पास ये आखिरी मौका है कि वो अपने बेटे को वज़ीर आज़म बना दें, क्योंकि उनका बेटा इतना नालायक है कि उनको लगता है कि अगर वो ना रहे, या कल को जरदारी साहब, हर आदमी ने जाना है दुनिया से, तो जरदारी साहब को लगता है कि उनका बेटा इतना नालायक है कि उनकी गैर मौजूदगी में कभी भी वो वज़ीर आज़म नहीं बन पाएगा। लिहाजा कम से कम वो अपने बेटे को एक दफ़ा, वो खुद कह चुके हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में बिलावल को एक मरतबा वज़ीर आज़म बनाना चाहता हूँ, क्योंकि एक दफ़ा वज़ीर आज़म बना दिया तो फिर लोगों का झाका खुल जाएगा कि ठीक है यार, वज़ीर आज़म हो जा भी होता है, बना दो, कोई गल नहीं, ये भी चल जाएगा। तो एक दफ़ा जो है वो उसको उस सीट के ऊपर बैठाना चाहते हैं जरदारी साहब, तो उसके लिए हर तरह का कंप्रोमाइज़ जरदारी साहब कर रहे हैं। अब सिंध के हिस्से का पानी जो है वो रेगिस्तान में पहुंचाया जा रहा है और नई नहरें निकाली जा रही हैं, ये शिकवा हर तरफ से आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैरत अंगेज़ तौर पर सिंध के अवाम के लिए और किसानों के लिए आवाज़ उठा रही है, जबकि पीपल्स पार्टी जो है वो खामोश है। उमर अयूब साहब ने स्टेटमेंट दिया कि जरदारी और बिलावल भुट्टो सिंध के अवाम के साथ धोखा करने जा रहे हैं, ये लोग सिंध का पानी बेचने जा रहे हैं। पीका एक्ट पर बिलावल मगरमच्छ के आंसू रो रहा है, ये खुद इसमें मुलविस था। शहबाज शरीफ हर वक्त बूट पॉलिश के चक्कर में होता है। बहरहाल ये सिंध का पानी बेचने जा रहे हैं, ये उमर अयूब साहब ने कहा है। सिंध से कुछ लोगों का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी हम डाटा शेयर करना चाहते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल करें, आपके साथ जो भी ज़्यादती होने वाली है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि पंजाब की ज़रखेज़ ज़मीनों को रेजिडेंशियल सोसाइटियों में बदल के प्लाटों का कारोबार करके जो पंजाब की वो ज़मीनें जो रेगिस्तान वाली हैं, अब उनको सैराब करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए इजाफी पानी लगेगा, पानी पाकिस्तान में पहले ही कम है। तरबेला में और मंगला में इस वक्त वाटर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे है, चावल की आगे काश्त करनी है। अब उस हवाले से भी जो है वो किसान बहुत परेशान है, वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है और किसान बहुत परेशान है, हुकूमत उनकी परेशानी दूर कर नहीं पा रही। नाज़रीन, एक चीज़ मैं जाते जाते और करना चाहता हूँ और ये ज़रूरी है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने एक वीडियो की, मैंने अब वो सवालात देखे, मेरे पास टाइम ही नहीं था तो मैंने वो अब देखें। उन्होंने कुछ सवालात पूछे कि इनके जवाब जनाब दे दें, तो मैं इंजीनियर साहब को कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर कर दूँ। एक तो कुछ सवालात उन्होंने जो पूछे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनको पूछने चाहिए और तहरीक इंसाफ ही उनको जवाब देगी। जैसा कि तहरीक इंसाफ के शहरियार अफरीदी साहब ने कहा था कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, तो मुझे तो इस बात से कभी भी कोई इत्तेफाक नहीं था। ये तो बात ही गलत है, कोई किसी का बाप नहीं होता, अपना ही बाप होता है। तो लेकिन शहरियार अफरीदी साहब ने थोड़े दिन पहले इस स्टेटमेंट को नेगेट किया है, बल्कि उन्होंने बड़ा सख्त एक बयान दिया और उन्होंने खुलकर कहा कि जी ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडिया के आर्मी चीफ को नहीं जानते आप, बाकी आर्मी चीफ को आप नहीं जानते। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को हर चीज़ के अंदर मुदाखलत होती है, हर महकमे के अंदर, हर जगह के अंदर। तो उन्होंने काफ़ी क्लियर किया अपने पुराने स्टेटमेंट को और उन्होंने बताया कि अब वो ऐसा नहीं सोचते। लेकिन इस तरह के सवाल जो पूछने हैं वो इंजीनियर साहब पूछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से,
मेरे से मुतालिक जो सवालात हैं उनके जवाब देने के लिए मैं पाबंद हूं। लेकिन इंजीनियर साहब ने जो चंद झूठ बोले हैं और जो कुछ फ्रॉड किए हैं वो मैं उनके सामने रख देता हूं, जरा इनके जवाब पहले वो दे दें। उन्हें बहुत शौक है मुनाजरे करने का, हालांकि जब भी कोई मुनाजरा करने के लिए पहुंचता है आलम दीन, मुझे तकरीबन 2 दर्जन उलमा इकराम ने अब मैसेजेस कर दिए हैं कि जनाब हमारे साथ बात करके ये मुकर के भाग गए। यानी उलमा इकराम मुझे ये बता रहे हैं कि जनाब हमारे साथ राब्ते हुए हैं, हमने इनको सवालात भिजवाए, इनके साथ बातचीत की है, हमारी खतों किताबत हुई है, आपस में बातचीत हुई है, और ये हमेशा भाग जाते हैं मुनाजरे से। ये बहुत सारे उलमा इकराम को ये शिकवे और शिकायतें हैं। लेकिन मेरे बारे में कुछ चीजें इन्होंने कही, कुछ झूठ बोले, वो मैं इनके सामने रख देता हूं, जरा इनका पहले जवाब दे दें ताकि फिर इनको बैठने में आसानी रहे। और ये मिर्जा साहब मैं पर्चा आउट कर रहा हूं, इनका अब आपने जवाब देना है। नंबर 1, आपने कहा कि मैंने सियासी जलसे में तकरीर की। साबित करें जी, कौन सा सियासी जलसा है जिसमें मैंने तकरीर की? मैंने आज तक किसी भी सियासी जमात के जलसे में तकरीर नहीं की। हाँ, कुछ सहाफ़ी हैं उन्होंने की है, फजलुर रहमान साहब के जलसे में, तहरीक लब्बैक के जलसे में, नून लीग के जलसे में, तहरीक इंसाफ के जलसों में, तारुल कादरी के जलसों में सहाफ़ियों ने तकारीर की हैं। लेकिन मैंने आज तक किसी सियासी जमात के जलसे में तकरीर नहीं की है। ये आप साबित करें कि कहां की है। नंबर 2, आपने इल्ज़ाम लगाया कि फैज़ हमीद के साथ मिलकर मैंने बंदे अगवा करवाए हैं। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में फैज़ हमीद से ना कभी मुलाकात की, ना कभी उससे टेलीफोन पे बात की, ना कभी मैं उसको मिला 1 मिनट के लिए भी, 2 मिनट के लिए भी, कोई 1-2 जुमलों का तबादला भी नहीं हुआ। मैं इस बंदे को जानता ही नहीं हूं। हाँ, ये पता था ये DGISI है पाकिस्तान का, लेकिन मेरी इसके साथ कभी कोई इंटरेक्शन नहीं हुई। तो एक तो मैं फैज़ हमीद से कब मिला, ये आप साबित करें और बताएं। नंबर 2, आप ये बताएं कि फैज़ हमीद के साथ मिलकर मैंने कौन से बंदे अगवा करवाए, उनके जरा नाम भी आप शेयर कर दें। नंबर 3, आपने क्लेम किया कि असद तूर साहब, मुतीउल्लाह जान साहब और अबसार आलम साहब पर हमलों की मैंने मजम्मत नहीं की। मैं उसकी वीडियो जारी कर चुका हूं, आपने वो वीडियो देख भी ली होगी कि तीनों वाकयात की ना सिर्फ मैंने मजम्मत की बल्कि मैं इनके साथ खड़ा हुआ। तो अब आप इसके ऊपर या तो माफी मांगे या साबित करें कि मैंने मजम्मत नहीं की। आपने कहा कि इमरान खान साहब के बच्चे बाहर हैं, इस मामले पर आपने तनकीद की और लोगों को मना किया कि इमरान खान का साथ ना दें, अपने बच्चों को ना आने दें, और खुद अपने बच्चों के बारे में आपने कहा कि आपका काम मुश्किल है, लिहाजा आप अपने बच्चों को इस काम में नहीं लाना चाहते, बल्कि आप अपने बच्चों को बरतानिया में सेटल करवा देंगे। तो जनाब आपके बच्चे इतने कीमती हैं कि दीन के काम, इतना कीमती काम, इतना ऑनर वाला काम आप अपने बच्चों को वो नहीं करने दे रहे कि इसमें रिस्क है। लेकिन आप इमरान खान के बच्चों पे सेम टाइम में सेम तनकीद कर रहे हैं जो पाकिस्तानी है भी नहीं, उनकी मां वहां की रहने वाली है, उनकी परवरिश शुरू से ही वहां पे हुई है। तो ये जनाब आप इसका भी जवाब देंगे कि अपने बच्चे आपको इस तरह क्यों लगता है और इमरान खान के बच्चों के बारे में आप ऐसा क्यों सोचते हैं। नंबर 5, आपने बैरून मुल्क जाने पर मेरा और अपने लीडर नवाज शरीफ का मवाजना किया है। नवाज शरीफ जब दोनों मरतबा पाकिस्तान से भाग कर बाहर गया तो दोनों मरतबा का मुआहिदा मौजूद है। एक मरतबा 50 रुपए का स्टाम्प पेपर और एक मरतबा नवाज शरीफ ने जो साद हरीरी साहब लेकर आए थे, बाद में मुआहिदा दिखाया था, 10 साल का लिखकर देकर गया था, और दोनों दफा खसूसी परवाजों में पाकिस्तान से भागा है आपका लीडर। मेरा आप कोई मुआहिदा लाकर दिखाएं या आप बताएं। मैं खुद बता चुका हूं कि मैंने पाकिस्तान से कैसे हिजरत की है। आपका लीडर 3 दफा का वजीर आजम है और मैं एक सहाफी हूं। आपके लीडर को जान का खतरा नहीं था, सिर्फ कैद का खतरा था, और मुझे जान का खतरा था। इसका भी जवाब आप देंगे। आपने एक सियासी जमात को फितना करार दिया, चाहे 7 महीने पहले करार दिया या 7 महीने के बाद करार दिया। आप जवाब दें कि क्या आप समझते हैं कि एक सियासी जमात जिसको पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, क्या उसके फॉलोअर्स फितना है? आप कैसे फितना करार दे सकते हैं? 7वां सवाल, आपने डिजिटल दहशतगर्दी का लफ्ज इस्तेमाल किया। आप कैसे डिजिटल दहशतगर्दी का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं? हमने ये लफ्ज आर्मी चीफ और DGISPR के मुंह से सुना था। आपने ये लफ्ज कहां से सीखा? आपको इसके बारे में बताना चाहिए। इन 7 सवालों के जवाब दें, फिर आपको बताते हैं कि आपसे कहां मिलना है और कहां बात करनी है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।